हेलो दोस्तों, मैं आपको कार्नो इंजन और कार्नो चक्र को अच्छी तरह से समझाऊंगा, जो आपके लिए जो साइंस के विद्यार्थी हैं, चाहे 11th हो, चाहे बीएससी हो, सभी के लिए ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये टॉपिक हमेशा काम आने वाला है, जो हमेशा किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो मैं आपको ये टॉपिक बताने जा रहा हूँ, आपको अच्छी तरह से समझाऊंगा। अगर आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगा, ये मेरा वादा है, क्योंकि इस टॉपिक के अंदर मैंने आपको सरल भाषा के अंदर समझाया है। चलो मैं आप ये टॉपिक शुरू करता हूँ। कार्नो इंजन। कार्नो इंजन किसने बनाया? खादी कार्नो ने 1824 में बनाया। खादी कार्नो की परिकल्पना से कार्नो इंजन की कल्पना की गई, जिसकी दक्षता 100% हो तथा इंजन दोष मुक्त हो। इसे ही कार्नो इंजन कहा गया। कार्नो इंजन के प्रमुख भाग कौन कौन से होते हैं, मैं आपको बताऊंगा। जिसमें स्रोत होता है, जिसका उच्च ताप होता है और उसकी अनंत ऊष्माधारिता होती है। सिलेंडर एवं पिस्टन होता है, जिसमें कार्यकारी पदार्थ के रूप में आदर्श गैस ली गई है, और उसके अंदर एक सिंक होता है, जिसका निम्न ताप व अनंत ऊष्माधारिता होती है, और एक कुचालक स्टैंड होता है। ये इसके अंदर चार चीज़ होती हैं, जो एक कार्नो इंजन के प्रमुख भाग हैं। कार्नो इंजन के लिए इसके चार भाग, जो आपको चित्र की सहायता से मैं समझाऊंगा। इसके अंदर एक स्रोत होता है, जिसका उच्च ताप और अनंत ऊष्माधारिता होती है। इसके अंदर जो बाहरी इसकी दीवारें होती है, ये कुचालक होती है। इसमें ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता है, लेकिन यहाँ ऊपर जो साइड ऊपरली साइड के अंदर ऊष्मा का आदान प्रदान होता है, ये कुचालक नहीं होती हैं। और कुचालक स्टैंड के अंदर चारों दीवारें ये कुचालक होती हैं, इसमें ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता है। और सिंक के अंदर भी तीनों साइड की दीवारें कुचालक होती हैं। इसके अंदर निम्न ताप और ऊष्माधारिता होती है सिंक के अंदर, और स्रोत का ताप हम T1 मानते हैं और सिंक का ताप हम T2 मानते हैं। और एक पिस्टन होता है, एक सिलेंडर होता है और पिस्टन होता है। सिलेंडर के ऊपर जो पिस्टन लगा होता है, और इसके अंदर कार्यकारी पदार्थ आदर्श गैस के रूप में हम भरते हैं, जो इस चक्कर के लिए उपयोगी होती है। हम इस सिलेंडर को इस स्रोत के ऊपर रखते हैं, और स्रोत का T1 ताप होता है, और इस स्रोत पर जब हम पिस्टन इस सिलेंडर को रखते हैं, तब इसका समतापीय प्रसार होता है, और ये पिस्टन ऊपर उठते हैं, और इसके आयतन में भी वृद्धि होती है, यानी कि परिवर्तन होता है। और जब इसके अंदर ताप में कमी होती है, तो ये स्रोत से ताप लेता है। ये प्रक्रिया धीमी होती है। फिर हम इन सिलेंडर को कुचालक स्टैंड पर रखते हैं, लेकिन इसकी दीवारें कुचालक होती हैं, जो ऊर्जा का आदान प्रदान नहीं करती हैं, और यहाँ पर रुद्धोष्म प्रसार होता है। और फिर हम इसको सिंक पर रखते हैं, जिससे इसके ताप सिंक का T2 होता है, और इसमें समतापीय संपीड़न होता है। फिर इसको हम वापस कुचालक स्टैंड पर रखते हैं, जो उसके अंदर रुद्धोष्म संपीड़न होता है। इस प्रकार से ये एक चक्र पूर्ण करता है। ये एक कार्नो इंजन की प्रक्रिया होती है। चलो हम आगे और समझते हैं। कार्नो इंजन के चक्रीय प्रक्रिया में क्या क्या होता है, मैं आपको समझाऊंगा। जब पहले स्टेप में जब उस सिलेंडर को स्रोत पर रखते हैं, तो समतापी प्रसार होता है, और ए बिंदु पर P1 दाब और V1 आयतन और T1 तापमान होता है। जो B बिंदु तक प्रसार होता है, तब उसका दाब P2 हो जाता है, और आयतन V2 हो जाता है, और ताप T1 ही रहता है, क्योंकि उसका समतापीय प्रसार होता है। और रुद्धोष्म प्रसार के अंदर ये बिंदु 20 से P2 दाब और V2 आयतन और उसका तापमान
V1 होता है, उसका रुद्धोष्म प्रसार होता है, तब वह C बिंदु पर उनका दाब P3 हो जाता है और आयतन V3 हो जाता है और उनका तापमान T2 हो जाता है। उसके अंदर रुद्धोष्म प्रसार होता है, जिसके अंदर ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता है। और उसके बाद में ये बिंदु C से समतापीय संपीड़न होता है, जिसका आयतन P3 और दाब P3 होता है और T2 उसका तापमान होता है। और वे समतापीय संपीड़न के अंदर तापमान नियत रहता है, जिसका तापमान T2 होता है और आयतन P4 और दाब P4 हो जाता है। इसी प्रकार रुद्धोष्म संपीड़न के अंदर D बिंदु से वापस A बिंदु पर जाता है, तब D बिंदु पर इसका दाब होता है P4 होता है और आयतन V4 होता है और उसका तापमान T2 होता है। जो A बिंदु पर वापस आता है तो उसका T1 तापमान हो जाता है। ये इसका एक चक्कर होता है, जो ये प्रोसेस चलती रहती है। मैं आपको इसको चित्र की सहायता से समझाऊंगा। हम चित्र PV के साथ बना लेते हैं, जैसे P और ऊपर की ओर बढ़ते हैं और इसके चित्र के अंदर आयतन V होता है, जो उसके मध्य हम ग्राफ बना लेते हैं। हम इसके चित्र के अंदर समझते हैं किस प्रकार से ये काम करता है। जब बिंदु A पर P1 दाब और V1 आयतन और T1 तापमान होता है, A से B तक समतापीय प्रसार होता है और बिंदु B पर P2 दाब, V2 आयतन होता है, T1 तापमान होता है। जो इसके देखो समतापीय प्रसार के अंदर तापमान इसका नियत रहता है, यानी इसका तापमान बदलता नहीं है। बाद में इसको रुद्धोष्म प्रसार होता है, जो बिंदु B से C तक होता है, जिसके अंदर आयतन V2 और दाब P2 हो जाता है और तापमान T1 हो जाता है। और इसके बाद में C बिंदु पर बिंदु C पर क्या होता है, दाब P3 और आयतन V3 और तापमान T2 हो जाता है, जो रुद्धोष्म प्रसार के अंदर होता है। बाद में ये वापस संपीड़न की अवस्था में आ जाता है, जो समतापी संपीड़न होता है। इसके अंदर क्या होता है कि तापमान तो नियत रहेगा, लेकिन इसके दाब और आयतन दोनों बदल जाएंगे, जो P3 से P4 और V3 से V4 आयतन हो जाएगा। ठीक है, बाद में वापिस रुद्धोष्म संपीड़न होगा, जो चक्र पूर्ण होता है। इसके अंदर क्या होता है, D बिंदु से A बिंदु तक होता है रुद्धोष्म संपीड़न, जिसका तापमान T2 से T1 हो जाएगा और P4 और V1 आयतन से P1 दाब और V1 आयतन हो जाएगा। जो एक चक्र होता है, ये पूर्ण रूप से आपको दिखाया गया है। ये एक चक्र होता है, ये प्रक्रिया चलती रहती है कार्नोट इंजन के अंदर। इसके अंदर ये जो क्षेत्रफल होता है, ये इसके कार्य को दर्शाया जाता है, यानी कि दर्शाता है ये कार्य को, यानी कि इनके द्वारा किए गए कार्य इसका क्षेत्रफल दर्शाता है। अब हम समतापीय प्रसार समझते हैं एक एक करके। प्रथम प्रक्रिया क्या होती है, समतापीय प्रसार पहले होता है, जो बिंदु A से B तक होता है, जिसके अंदर तापमान नियत रहता है और आयतन और दाब बदलते हैं। ठीक है, तो हम इसको समझते हैं। इस प्रथम प्रक्रिया में क्या होता है, बेलन को स्रोत के ऊपर रखते हैं तथा पिस्टन पर रखे हुए भार को धीरे धीरे हटाते हैं। इस क्रिया के दौरान कार्यकारी पदार्थ में प्रसार होता है और बाह्य कार्य के कारण पिस्टन ऊपर उठता है। इस प्रक्रिया में पदार्थ का ताप गिरता है। चूंकि यह स्रोत के साथ संपर्क में रहता है, इसलिए अपना ताप फिर से T1 करने के लिए पर्याप्त ऊष्मा स्रोत से लेता है। ये प्रक्रिया समतापीय है। इसके अंदर क्या होता है कि बेलन को पहले स्रोत के ऊपर रखते हैं हम, और बाद में क्या होता है कि पिस्टन होता है वो धीरे धीरे ऊपर उठने लगता है। इसके साथ कार्यकारी पदार्थ होता है, पदार्थ में प्रसार होने लगता है। बाद में क्या होता है, बाद में प्रसार के कारण इसका पिस्टन ऊपर उठेगा और जिसके कारण जो इसका कार्यकारी पदार्थ होता है इसका ताप गिरेगा, क्योंकि उसके तापमान गिरना स्वाभाविक है, क्योंकि वो पिस्टन उठाने में खर्च हो जाती है उसका तापमान।
तो अपना तापमान स्थिर करने के लिए वो ताप कहाँ से लेगा? स्रोत से ताप लेगा। ठीक है, इस प्रकार से हम आपको आगे और समझाते हैं। तो समतापी प्रसार के अंदर देखते हैं कि जो इसका आयतन है V1 से V2 पहुँचता है, हम उसका W1 कार्य ज्ञात करते हैं। समतापी प्रसार के अंदर हम जानते हैं कि W बराबर होता है PV। W बराबर क्या होता है? PV। तो PdV जो इसका आयतन वृद्धि होती है और P उसका दाब होता है जो हम उसका प्रसार करते हैं V1 से V2 तक। ठीक है, जो हम जानते हैं PV बराबर क्या होता है? म्यू आर टी, और बाद में P बराबर हम म्यू आर टी के बट्टा में V को रख देते हैं। बाद में W1 देखते हैं कि म्यू आर टी 1 W1 हम कार्य करते हैं जो V1 से V2 तक, और P की जगह हम इसका मान रखते हैं म्यू आर टी अपॉन V। तो इसका ताप क्या होता है? T1 होता है, जो T1 ताप रखना होता है। V1 से V2 तक प्रसार करते हैं, और जो कांस्टेंट होते हैं उसको हम समाकलन से बाहर लेते हैं, और 1/V और dV के साथ इसका समाकलन करते हैं। तो समाकलन करते हैं तो 1/V का लॉग में समाकलन होता है, जो म्यू आर T1 कांस्टेंट होता है, जो नियत होता है मान, और इनका समाकलन लॉग भी आएगा, और इसका प्रसार V1 से V2 तक होता है। तो हम इसका मान रख देते हैं W1 बराबर म्यू आर T1 और log V2 माइनस log V1 आएगा। हम जानते हैं log के सूत्र से जो log M माइनस log N होता है, उनका मान होता है कि log M माइनस log N बराबर log M बट्टा N, जो इसका सूत्र होता है, जो इसके अंदर काम आएगा। तो W1 बराबर क्या है? म्यू आर T1 log V2 बटा V1। इसके बाद में जो log होता है ये ई बेस में होता है, हम इसकी बेस 10 करने के लिए तो उसको 2 माइनस 313 से गुणा हो जाती हैं। तो W1 बराबर 2.303 और म्यू आर T1 log V2 अपॉन V1, इसका मान Q1 के बराबर होता है। ये समीकरण एक लिख दी है। उसके बाद हम क्या करते हैं? रुद्धोष्म प्रसार। अब रुद्धोष्म प्रसार हम चित्र में देखा था कि B बिंदु से C बिंदु तक होता है, इसके अंदर ताप T1 से T2 हो जाता है, और दाब और आयतन 2 से 3 हो जाते हैं। उनकी दाब P2 था तो P3 हो गया, और आयतन P2 था तो P3 हो गया। ठीक है, तो हम इसका भी कार्य ज्ञात करते हैं, जो W2 कार्य होता है, जो इसका प्रसार V2 से V3 होता है, और PdV इसका मान रखते हैं, और इसका मान P का मान हम रखते हैं, जो उसकी रुद्धोष्म अवस्था समीकरण होती है, जो ये आपको याद रखनी पड़ेगी, जो P V गामा बराबर K, इनके K क्या है? एक नियतांक है। तो P बराबर क्या हो गया? K बटा V गामा। ठीक है, हम इसको थोड़ा और आपको सिंप्लीफाई यानी कि समझा देंगे इनकी कैसे होता है रुद्धोष्म प्रसार। ठीक है, अब क्या है दूसरी प्रक्रिया यानी रुद्धोष्म प्रसार के अंदर अब बेलन को इनकी स्रोत से हटाकर स्टैंड के ऊपर रखते हैं, पुनः पिस्टन से बाहर हटाते हैं ताकि पदार्थ का फिर से प्रसार हो सके। इस बार प्रसार पूर्ण रूप से रुद्धोष्म होता है, क्योंकि न कोई उष्मा उससे बाहर जाती है न अंदर आती है। तो उष्मा पदार्थ अपनी आंतरिक ऊर्जा का प्रयोग करके पिस्टन को उठाता है, और इस प्रकार गैस का प्रसार होता है। इसी वजह से इस बार पदार्थ का ताप नीचे गिर जाता है। रुद्धोष्म प्रसार होता है तब इसका ताप गिरता है, जो T1 से T2 हो जाता है, और आयतन में भी और दाब में भी परिवर्तन होता है। तो इसके अंदर कार्य क्या होता है? W2 होता है, जो V2 से V1 हम इसका आयतन निकालते हैं, इसका आयतन किस प्रकार से बढ़ता है, किस प्रकार से प्रसार होता है उसके आयतन के अंदर।
तो इसके आयतन के संबंध में हम समाकलन करते हैं। तो रुद्धोष्म अवस्था समीकरण में आपको मतलब बताया था किस प्रकार से होता है। तो इस समीकरण पर जो P का मान है हम इन W2 की जो P के मान में रख देते हैं और के निहित होता है जो बाहर आ जाता है, और इसका समाकलन V2 से V1 होता है, और जो V गामा 1/V गामा होता है उसको हम V को ऊपर ले लेते हैं जो उनकी घात माइनस में आ जाते हैं। और इसके बाद हम देखते हैं समाकलन का एक सूत्र होता है जो x की घात n होती है, जो dx के सापेक्ष हम क्या करते हैं समाकलन करते हैं, तब x n+1 अपॉन n+1+c इसका ये उत्तर आता है। ये समाकलन करने पर इस x की घात एक बढ़ जाती है, इनकी +1 हो जाता है, और जो n+1 आता है वो इसके अपॉन में आ जाता है, ये इसका समाकलन होता है। इसी प्रकार हम W2 में समाकलन करते हैं तो क्या करते हैं कि जो V1 V माइनस गामा +1 इसका समाकलन हुआ तो ये मान इसके अपॉन में आ गया, और इसका कांस्टेंट के होता है जो बाहर होता है, और इसका प्रसार V2 से V3 होता है। और आगे हम देखते हैं इसका मान हम V की जगह रखते हैं जो V3 और V2 का मान है जो W2 के अंदर रखते हैं। इसी प्रकार ये जो V के जो बट्टे में मान है उसको हम बाहर ले लेते हैं, और W2 बराबर K अपॉन माइनस गामा +1 ये बाहर आ गया। और उसके बाद में जो इसका V3 का मान V के अंदर और V2 का मान V में रख दिया। इसके बाद देखते हैं कि जो K की गुणा हम इस W2 की समीकरण के अंदर करते हैं, अर्थात K अंदर V3 और V2 में गुणा कर देते हैं। अब क्या है, गुणा करने के बाद W2 बराबर 1/1 माइनस गामा और K की इसके अंदर गुणा दोनों V3 और V2 के साथ हो गई है। तो K बराबर हम जानते हैं कि जो पीछे रुद्धोष्म समीकरण थी, अवस्था समीकरण थी, उसके अंदर क्या थी P V घात गामा बराबर K यानी कि नियत था। तो हम उसको इस प्रकार पे लिख सकते हैं कि P2 V2 गामा घात और बराबर P3 V3 घात गामा बराबर K होता है। ये इस समीकरण के अंदर होता है, जो इसका मान हम K की जगह रख देते हैं, यानी कि ये K दिया हुआ है, इसकी जगह हम इसका मान जो V3 है तो उसका P3 और V3 घात गामा हम K की जगह रखते हैं, और V2 के साथ जो K का मान है इसके साथ P2 और V2 घात गामा रखते हैं। तो ये क्या होता है आपस में V3 घात गामा और इसके साथ V3 घात माइनस गामा ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएगी। उसके बाद जो V3 सिर्फ V3 बचेगा, जो हम नीचे स्टेप में देखते हैं। W2 जो कार्य होता है उसके बराबर जो 1/-1 गामा जो स्टेप चली आ रही है वो आप देख सकते हैं। उसके बाद में जो P3 है और V3 ये कैसा है, इसका जो V3 घात गामा और इस V3 घात गामा माइनस से माइनस गामा जो आपस में कैंसिल आउट हो जाए, क्योंकि इसका बेस सेम है। यही इसके साथ V2 के साथ होगा तो दोनों आपस में कट जाएगा, और जो इसकी घात 1 है वो बचेगी, जो इसके साथ P3 और V3 बचेगा, और इसके इस स्टेप में इसके साथ V2 बचेगा। हम आदर्श गैस समीकरण से समझते हैं PV बराबर nRT यानी कि μRT होती है, जो समीकरण के अंदर समझते हैं हम PV बराबर जो उसका मान PV P3 और V3 है इसके साथ हम रख सकते हैं μRT1। T1 कैसे हुआ, क्योंकि इसका तापमान T1 ही था, तो हम इसका मान इसके अंदर रख देते हैं। P3 और V3 के मान की जगह
और माइनस P2 और V2 के मान की जगह हम क्या रखते हैं, P2 और V2 के मान की जगह हम μRT1 रखते हैं और P3 V3 बराबर μRT2 रखते हैं, क्योंकि इसका तापमान उसी बिंदु पर ये अलग अलग तापमान थे। तो इसी प्रकार इस समीकरण के अंदर देख सकते हैं कि इसका मान PV के मान के बराबर रख दिया है और हम μR उस कॉमन ले लेते हैं। उसके बाद T2 माइनस T1 ये बचता है। तो हम इसके दोनों में से माइनस कॉमन ले लेते हैं, जो T1 स्रोत का ताप और माइनस T2 सिंक का तापमान होता है, जो इसी प्रकार है। और जो इसका माइनस है यानी कि 1 माइनस गामा, इसका माइनस बाहर ले लेते हैं, जो आपस में दोनों का माइनस कट जाएगा। इसका माइनस और इसका माइनस दोनों आपस में कट जाएगा। अब हम आगे देखते हैं समतापी संपीड़न। ये बिंदु C से D की तरफ होता है, जिसके अंदर तापमान नियत होता है जो T2 होता है, और P3 से दाब P4 होता है, और V3 आयतन से V4 होता है, जो आयतन इसके अंदर संपीड़न की इसका आयतन घटता है। तो हम इसका Q2 जो उष्मा इसकी क्या होती है, रिलीज होती है, जो इनको हम माइनस में रखते हैं, और उसका कार्य W3 होता है, जो उसका आयतन V3 से V4 होता है, और PdV V के सापेक्ष का समाकलन करते हैं, जो इसके मान होते हैं हम रखते हैं। P के मान जो इस समीकरण से PV बराबर μRT होता है, जो P के मान P बराबर जो आदर्श के समीकरण है इसके अंदर इसकी तुलना करके हम इस P का मान हम रखते हैं। जो P का मान होता है उसका μRT2/V1 आता है। तो हम जो नियत मान होता है उसको समाकलन से बाहर रखते हैं, और जो चर मान होता है उसके साथ हम समाकलन करते हैं। जो इसका चर क्या है, 1/V आयतन है, आयतन के सापेक्ष हम समाकलन करते हैं। तो 1/V का समाकलन क्या आता है, लोग आता है, लोग में आता है, लोग V आएगा। और μRT2 उसको नियत है, जो उसको बाहर रखते हैं, लोग V का समाकलन, लोग V इसका समाकलन आ गया है। और जो इसका प्रसार कहाँ से हुआ, V3 से V4 हुआ, तो इसका मान हम V की जगह V4 माइनस V3 रखते हैं। लोग में क्या मान आएगा, log V4 माइनस log V3 इसका मान आएगा। ठीक है, जो ये W3 कार्य होता है। हम W3 की समीकरण से माइनस कॉमन लिया था, जिसके कारण log में V4 नीचे आ गया और V3 ऊपर आ गया। ठीक है, W3 बराबर माइनस μRT2 log बेस E V3/V4। अब बेस इसका E है, तो हम बेस 10 बनाने के लिए इसको 2.303 से गुणा करते हैं। ठीक है, ये समीकरण 3 आ गई। ये दोस्तों ये समतापीय संपीड़न की ये समीकरण आ गई। हम रुद्धोष्म संपीड़न की समीकरण निकालते हैं। यही सेमी प्रोसेस होता है इसके अंदर, जो बिंदु D से A तक जाता है, जो एक चक्कर इसके अंदर पूर्ण हो जाता है। जो बिंदु D के अंदर आयतन V4 होता है और दाब P4 होता है और ताप T2 होता है, जो इसके बिंदु A पर जाने पर इसका जो पहले तापमान और दाब और आयतन था वह सेम हो जाता है। यानी कि इसके अंदर जितनी ऊर्जा अवशोषण की थी उतनी ऊर्जा उत्सर्जित करेगा, उसका तापमान पहले के समान आ जाएगा। तो हम इस दोष संपीड़न पर W4 कार्य करते हैं, जो समाकलन dV की सापेक्ष हम समाकलन करते हैं। तो P का जो रुद्धोष्म समीकरण है, इससे हम क्या P का मान निकालते हैं, जो पहले निकाला था रुद्धोष्म प्रसार के अंदर। तो P बराबर K/V ऋणात्मक गामा होता है, जो इसको P के मान के बराबर रख देते हैं इस W4 में। तो समीकरण नीचे देखते हैं, W4 बराबर K, जो एक नियत है। इस समाकलन के अंदर आयतन 4 से
V1 आयतन तक हम संपीड़न करते हैं। तो 1/v गामा और dv के सापेक्ष समाकलन करते हैं, तो जो v घात गामा बट्टे में होती हैं, जो ऊपर जाने पर ये माइनस की हो जाती हैं, तो इसके अंदर ये सूत्र सेम पहले लगा था, ये सेम लगेगा। समाकलन x की घात चाहे कितनी भी हो उसके साथ 1 प्लस में हो जाती हैं, जो ऊपर घात आती हैं वो बट्टे में आ जाती हैं सारी की सारी, और प्लस जितना भी कांस्टेंट यानी कि नियत आएगा वो प्लस में जाएगा। ठीक है, ये समाकलन में होता है, ये आप समझ सकते हैं। तो क्या करते हैं, W4 कार्य करते हैं तो K तो बाहर होता है, और इसके अंदर जो हमने सूत्र बताया था आपको, यही समाकलन करने पर ये मान इसके अंदर आएगा, जो v घात माइनस गामा प्लस 1 अपॉन माइनस गामा प्लस 1 जो अपॉन में आएगा इसके, और इसका प्रसार V4 से V1 होगा। तो इस W4 के समीकरण में इसका मान हम रख देते हैं। रखने पर क्या होता है कि हम 1 माइनस गामा को उसको कॉमन ले लेते हैं। उसके बाद कॉमन लेने के बाद इस समीकरण में v के मान की जगह V1 और V4 के मान हम रख देते हैं। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है ना सभी को? ठीक, चलो हम आपको आगे और स्टेप बताते हैं। W4 बराबर 1 अपॉन माइनस गामा, ये इसके कॉमन में होता है, और K होता है उसको हम V1 के साथ गुना करते हैं और V4 के साथ गुना करते हैं। इसके बाद क्या होता है दोस्तों कि जो K का मान है, हम दोस्तों प्रसार के अंदर जिस प्रकार से रखा था उसी प्रकार से हम K का मान इसके अंदर रखेंगे। K का मान क्या होता है कि जो इस रुद्धोष्म समीकरण, जो रुद्धोष्म अवस्था समीकरण है, इसके अंदर जो P v घात गामा है, इनके बराबर हम क्या है कि K के मान की जगह हम जो इस समीकरण के अंदर क्या है कि V1 के साथ हैं, तो हम इनका मान K का मान क्या करेंगे, P1 V1 घात गामा रखेंगे, और V4 के साथ इसका आयतन V4 हो जाएगा और दा V4 हो जाएगा, इसके साथ K का मान रखेंगे। दोनों के साथ रखने पर क्या होता है कि इनका बेस बराबर होता है, तो इनका जो गामा प्लस और माइनस गामा ये आपस में कट जाएंगे और आयतन घात 1 रह जाएगी, यानी कि उसके बाद में ये W4 का कार्य क्या आएगा, 1 अपॉन माइनस गामा P1 V1 माइनस P4 V4, ये एक समीकरण हमें प्राप्त होगी। इस समीकरण के अंदर W4 हमें कार्य प्राप्त हुआ 1 अपॉन माइनस गामा और P1 V1 माइनस P4 V4 हमें समीकरण प्राप्त होगी। इस आदर्श गैस की समीकरण से हम PV के मान के बराबर μRT रखते हैं। जो P1 V1 है उसकी जगह हम क्या रखते हैं, RT1 रखेंगे, और P4 V4 है उसकी जगह RT2 रखेंगे, क्योंकि उसका तापमान T2 होता है उस पर। तो फाइनली हमें इस समीकरण W4 प्राप्त होगी, जो μR कॉमन ले लेते हैं और जो उनका माइनस कॉमन ले लेते हैं, और 1 अपॉन गामा है उनका माइनस कॉमन लेके हम काटते हैं, तो ये माइनस का था वो ये प्लस का हो गया, और जो 1 प्लस का था ये माइनस का बन गया। तो इस प्रकार से ये समीकरण हमें पूरी प्राप्त हो गई W4। फाइनली हमें चारों समीकरण प्राप्त हो गई। इसके बाद हम कार्नोट चक्र में कुल कार्य कितना हुआ ये ज्ञात करते हैं। इसके लिए W कार्य जो प्राप्त हुए हैं उनके W1 W2 और W3 W4 चारों समीकरणों को आपस में जोड़ देते हैं। जोड़ने पर क्या है, समीकरण का मान हम इसके अंदर रखते हैं, समीकरण चारों रखते हैं। तो ये समीकरण और ये समीकरण, ये प्लस में और ये माइनस में है, ये आपस में कट जाएगी, क्योंकि ये प्लस में और माइनस में, इसलिए ये कट जाएगी। तो फाइनली W बराबर 2 माइनस 303 μR ब्रैकेट T1 log T2 और अपॉन V1 माइनस T2 log V3 अपॉन V4, ये समीकरण हमें प्राप्त होगी। तो हम क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई और करते हैं। इसके लिए रुद्धोष्म अवस्था समीकरण जो होती हैं ये देखते हैं। TV घात गामा माइनस 1, ये एक समीकरण एक और होती हैं, जो इस प्रकार से हम इसको हल करते हैं। जो क्या करते हैं कि V के मान और निकालते हैं, जो इस समीकरण के V के मान बराबर लाने पर ये सिंप्लीफाई हो जाएंगे। तो बिंदु B और C पर जो ग्राफ से देखते हैं, तो उस पर
ताप बी पर ताप क्या होता है, T1 होता है और आयतन V2 होता है। तो V2 घात क्या है, गामा-1 है और इसके बराबर सी का बिंदु सी के भी मान रखते हैं। तो सी बिंदु पर तापमान T2 होता है और आयतन V3 होता है, उसका घात गामा-1 है। इस प्रकार से इन दोनों को सिंप्लीफाई करते हैं और तो T1 अपॉन T2 इनकी टी इसके T1 के नीचे आ जाएगा और V3 घात गामा-1 के अपॉन में V2 आ जाएगा। इस प्रकार से ये समीकरण हमें प्राप्त हो गई है। ठीक है, इसी प्रकार हम बिंदु ए से डी पर देखते हैं। तो बिंदु ए पर तापमान T1 होता है और आयतन V1 होता है, V1, और इस द्वितीय समीकरण पर हम लगाते हैं। तो डी बिंदु पर तापमान T2 होता है और आयतन क्या होता है, V4 होता है, जो V4 की घात गामा-1 है। इन दोनों को बराबर रखते हैं। बराबर रख के जो पीछे समीकरण की थी उसी प्रकार T1 अपॉन T2 जो इसको बट्टे में ले जाते हैं और V4 के बट्टे में क्या जाता है, V1 जाता है। तो इसी प्रकार ये जो गामा-1 है ये दोनों के ब्रैकेट के ऊपर इनकी दोनों की घात होगी। ठीक है, अब T1 का घात जो उस समीकरण नंबर 5 में T1 अपॉन T2 के मान हमें प्राप्त हुए थे, जो V3 अपॉन V2 थे, और इस समीकरण 6 में V4 अपॉन V1 है। जो इन दोनों समीकरण 5 से 6 को बराबर रखते हैं तो इन दोनों के मान हमें बराबर में दोनों का आयतन, इस आयतन का V3 अपॉन V2 और बराबर V4 अपॉन V1, इन दोनों को बराबर रखते हैं तो जो इन दोनों की पावर होती हैं या बराबर होती हैं, तो इस दोनों पावर को हम काट देते हैं आपस में। काटने के बाद हम उसको और सिंप्लीफाई करते हैं। हम V3 के बट्टे में V4 ले आते हैं और जो V2 होता है उसको हम V4 की जगह ले जाते हैं। जो इस प्रकार से हमें समीकरण प्राप्त होगी। तो हम क्या करेंगे, V3 अपॉन V4 की जगह हम V2 अपॉन V3 V1 रख देते हैं। जो समीकरण हमें एक पहले जो ये W समीकरण है ये प्राप्त हुई थी, इस समीकरण के अंदर क्या करते हैं, जो V3 अपॉन V4 होता है इसकी जगह क्या रखेंगे हम, V2 अपॉन V1 रखेंगे, जिसके कारण हमें आसानी होगी। तो W बराबर 2.303 म्यू आर ब्रैकेट T1 log V2 अपॉन V1 माइनस T2 log V3 और V4 की जगह V2 V1 रख दिया है। इसी प्रकार से हम क्या करेंगे कि हम इसके अंदर कॉमन ले लेते हैं। कॉमन क्या चीज़ आएगी, W बराबर 2.303 म्यू आर कॉमन पहले से ही है, लेकिन इसके साथ हम log V2 अपन V1 को कॉमन ले लेते हैं। तो V1 माइनस V2 ये ब्रैकेट के अंदर बच जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार हमें समीकरण नंबर 8 प्राप्त हुई है, जो एक W बराबर Q1 माइनस Q2 समीकरण है। इसी प्रकार से ये W हमें पूरे चक्कर में किए गए कार्य हमें प्राप्त हो गए हैं कि कितना कार्य किया गया है। ठीक है, इस प्रकार ऊष्मा को कार्य में परिवर्तित किया जा सकता है और बार बार इस चक्कर को दोहराया कितनी भी बार जा सकता है और कार्य प्राप्त किया जा सकता है। तो कार्य हमें प्राप्त हो गया। अब हम क्या करेंगे, कार्नो इंजन की दक्षता निकालेंगे। जो दक्षता क्या होती है, दक्षता यानी कि नीटा बराबर इंजन द्वारा किए गए कार्य W और उसके बट्टे में स्रोत से ग्रहण की गई ऊष्मा, यानी स्रोत से कितनी ग्रहण Q1 ऊष्मा ग्रहण की गई। नीटा बराबर W की जो समीकरण हमें पीछे प्राप्त हुई, जो हमने कार्य किया पूर्ण चक्र के द्वारा, ये जो समीकरण हमें प्राप्त हुई है उसको हम ऊपर रख देते हैं। जो 2.303 म्यू आर T1 माइनस T2 log V2 अपॉन V1 होता है। तो बट्टे में 2.303 म्यू आर T1 log V2 अपॉन V1, ये क्या है, जो Q1 कार्य किया गया था, यानी कि W1 जो हमने कार्य किया गया था, जिस स्रोत से हम ऊष्मा ग्रहण करते हैं, उस टाइम समतापीय प्रसार किया गया था, उस टाइम जो समीकरण प्राप्त हुई थी हम उसको यहाँ पर रख देते हैं। तो फाइनली क्या होता है कि ये आपस में
जो कट जाते हैं, कटने के बाद क्या नीटा बराबर क्या बचता है, T1 माइनस T2 अपॉन T1 ये बचता है, इनकी ये मान और ये मान बचता है, बाकी आपस में सब कट जाएंगे। तो इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 1 माइनस T2 अपॉन T1। तो नीटा का मान फाइनली क्या आया है कि 1 माइनस T2 अपॉन T1, जो इसकी 100% दक्षता होती है। तो ये फाइनली सूत्र हमें प्राप्त हो गया है। तो अब हम क्या और पढ़ेंगे कि कारणों प्रमेय और हम पढ़ेंगे, हमें कारणों प्रमेय और पढ़ेंगे। किसी भी कार्नो इंजन की दक्षता स्रोत T1 व सिंक T2 के तापों पर निर्भर करती है। अर्थात कार्नो इंजन के अंदर दक्षता क्या होती है कि उसके जो स्रोत होता है उनका ताप कितना है, T1 है तो वो किस प्रकार है, और सिंक पर ताप T2 है तो उसके दोनों के तापों पर निर्भर करेगी। कार्नो प्रमेय के अनुसार स्रोत व सिंक के तापों के मध्य कार्यरत इंजन की दक्षता कार्नो इंजन की दक्षता से अधिक नहीं हो सकती। ये क्या बोल रहे हैं कि स्रोत व सिंक के तापों के मध्य कार्यरत इंजन की दक्षता कार्नो इंजन की दक्षता से अधिक नहीं हो सकती, और दो नियत तापों के मध्य करने वाले सभी उत्क्रमणीय इंजनों की दक्षता समान होती है। यानी कि दो नियत ताप है उनके मध्य सभी उत्क्रमणीय इंजनों की दक्षता समान होती है। यही कार्नो प्रमेय है। दोस्तों, मैंने आपको कार्नो इंजन की पूरी स्टोरी आपको समझा दी है, किस प्रकार से कार्नो इंजन की दक्षता, कार्नो इंजन किस प्रकार से कार्य करता है, मैंने आपको बताया है अच्छी तरह से। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको समझ में नहीं आए तो आप ये भी बताइएगा, मैं आपको और समझा दूंगा और वीडियो लाके। तो फाइनली ये वीडियो पूरा हुआ। तो धन्यवाद, आपने इस वीडियो को प्यार दिया और पूरा देखा। थैंक यू।